बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। एक तो रात गए जस्टिस इजाजुल एहसन साहब का जो इस्तीफ़ा सामने आया है, ये इस्तीफ़े की वजह क्या बनी, आखिर जस्टिस इजाजुल एहसन ने अचानक से ये इस्तीफ़ा क्यों दिया और क्यों उनका इस्तीफ़ा हैरान कुन था। और इस इस्तीफ़े के बाद मेरे पीछे मौजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग, जिसके सामने खड़ा होकर मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ, इस बिल्डिंग में क्या चल रहा है, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का रिएक्शन क्या था इस इस्तीफे के ऊपर। और खास तौर पर ये जो इस्तीफा है ये इतना हैरान कुन क्यों था। जस्टिस जाहिर अकबर नकवी का जो इस्तीफा था वो शायद इतना हैरान कुन नहीं था क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। तो जस्टिस इजाजुल एहसन के हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। आखिर चीफ जस्टिस उन्होंने बनना था, लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने चीफ जस्टिस के ओहदे की क्यों दी। तो चीज़ें इतनी सादा नहीं है, कुछ तफसीलात एक्सक्लूसिवली आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, नवाज शरीफ पर एक और जुम्मा भारी, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। जो टिकटों की तकसीम हुई है, नून लीग के अंदर जो इख्तलाफात हैं, एक बड़ी बगावत एक और सामने आई है नून लीग के अंदर ही, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और आखिर में नाज़रीन, जस्टिस इजाजुल एहसन का जो इस्तीफ़ा है, इस इस्तीफ़े पर सदर मुमलिकत की तरफ से भी एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है, क्योंकि इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को ही भिजवाया गया था मंजूरी के लिए। तो सदर मुमलिकत ने इस पर क्या किया है, वहाँ से भी एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज़ करता हूँ जस्टिस इजाजुल एहसन के हवाले से, कुछ फैक्ट्स आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। तकरीबन 8 साल के करीब इनको हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनको हुए हैं, 8 साल के करीब आप राउंड अबाउट कर लें अरसा। इससे पहले ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर जज तैनात हुए। और जब से इनकी तैनाती हुई है तब से लेकर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के आने से पहले तक जितने भी चीफ जस्टिस थे उनके ये करीब रहे। और आप ये समझें कि वो एक होता है ना कि आपका एक साथी होता है जिससे आप मशवरे वगैरह भी किया करते हैं। तो ये इतने ज़्यादा करीब थे कि इवन के इनके जो मशवरे थे वो भी ये दिया करते थे। और एक जो होल्ड है आप कहें वो रहा है इन 8 सालों में इनका। अब कौन कौन से चीफ जस्टिस थे, सबसे पहले तो अनवर जहीर जमाली साहब थे। अच्छा, उनका दौर जो था वो बस नॉर्मल ही रहा था, उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी सुप्रीम कोर्ट। असल में साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस जो थे साबिक, उनके दौर से सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हुई थी। और साकिब निसार साहब के टाइम से ही मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करने का जो आगाज़ था मैंने किया था। और उस वक्त की मुझे एक मुलाकात भी याद है जस्टिस इजाजुल एहसन साहब से, उस वक्त मेरी हुई थी। और एक सुप्रीम कोर्ट में ही उनसे मुलाकात हुई थी और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने मेरे हवाले से उनके ये रिमार्क्स थे, उन्होंने ये दिए थे कि जब वो वकील हुआ करते थे तो तब उनसे जब सहाफ़ियों की अट्रैक्शन होती थी, मुलाकात होती थी, तो उस वक्त वो देखते थे कि बड़े जो सहाफ़ी थे, बड़े उनके सफ़ेद बाल हैं और बड़े एजिड किस्म के सहाफ़ी हैं। लेकिन अभी काफ़ी यंग लोग जो हैं वो जर्नलिज्म में आ रहे हैं और इस चीज़ को बड़ा उन्होंने पॉजिटिव भी लिया था और अप्रिशिएट भी किया था मुझे कि आप जैसे नौजवानों को देख कर आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं चीज़ें, तो ये बेहतर है। तो बहरहाल ये एक उनसे मुलाकात का मेरी अहवाल था। अच्छा, साकिब निसार साहब के टाइम पर जो बेंच वन होता था, जस्टिस जाजुल हसन साहब उस बेंच वन में मौजूद होते थे, बहुत करीब थे, मशवरे वगैरह भी दिया करते थे। इवन के यहाँ तक भी उनके हवाले से कहा जाता है कि अगर एक दिन में 20-25 केसेस लगे हुए हैं तो सिर्फ 3-4 केसेस की फाइलें चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब पढ़ कर आते थे, बाकी सारे केसेस की फाइलें तो ये पढ़ते थे। और ज़्यादा जो चूँकि एक ही जज फैसला लिखवा रहा होता है, बाकी ज़ाहिर सी बात उसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं, तो फिर वही फैसला बेंच का ही होता है। तो असल फैसला जो होता था वो इजाजुल एहसन साहब ही दिया करते थे। लेकिन ये खैर बताने का मकसद ये है कि इतने ज़्यादा वो करीब थे और इनके जो मशवरे वगैरह थे और जो एक होल्ड था, आप ये समझें कि जब से ये तैनात हुए थे और उसके बाद चीफ जस्टिस साकिब निसार से दौर से लेकर जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के दौर तक ये बहुत करीब थे तमाम चीफ जस्टिस साहबान के। और ये समझे कि ये एक सेकंड चीफ जस्टिस के तौर पर भी आप इनको ले सकते हैं। तो उसके बाद आसिफ सईद खोसा साहब का टाइम आया। अच्छा, आसिफ सईद खोसा साहब के टाइम के ऊपर ये ज़्यादा करीब नहीं रहे। फिर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब के टाइम के ऊपर ये बहुत ज़्यादा करीब थे। और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो थे उनके टाइम पर भी ये
बहुत ज़्यादा करीब थे। इवन कि मैं आपको बताऊँ, एक साबिक चीफ जस्टिस से इनके इस्तीफे के हवाले से जब मैंने पूछा भी, उनसे जो गुफ्तगू हुई, तो उनका इसके ऊपर रिएक्शन ये था कि वो भी इनके इस्तीफे के ऊपर काफ़ी हैरान है और उनसे इनकी कोई बात नहीं हुई कि ये इस्तीफा देने जा रहे हैं। उन्हें इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उन्हें हैरानी ज़रूर हुई कि अचानक से जस्टिस इजाज़ुल अहसन साहब की जानिब से जो इस्तीफा है वो दिया गया। अच्छा, एक तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप समझें कि इनका रोल था और इनका होल्ड था कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब से पहले पहले आप समझे कि ये बहुत ज़्यादा करीब थे, मशवरों में भी शामिल शामिल थे, और आप समझे कि एक किस्म का सेकंड चीफ जस्टिस ही आप इनको कह सकते हैं। अब जब चीफ जस्टिस बने काजी फायद ईसा साहब, तो उसके बाद क्या हुआ कि जस्टिस जाजुल एहसन साहब मोस्ट सीनियर तरीन जज थे, यानी कि दूसरे नंबर पर तो काजी फायज ईसा साहब के बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब थे, लेकिन उसके बाद जस्टिस जाजुल एहसन साहब थे। लेकिन जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने रिटायर हो जाना था मार्च अप्रैल में, और उसके बाद चीफ जस्टिस जो था वो बनना था जस्टिस जाजुल एहसन साहब ने। तो अब हुआ क्या, कुछ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, कुछ चीज़ें जो हुई हैं। एक तो ये कि इन्हें कॉर्नर किया गया। कॉर्नर कैसे किया गया? वो जज, वो जस्टिस के जो साबका तमाम चीफ जस्टिस के इतने ज़्यादा करीब थे, मशवरों में, फैसलों में, सब चीज़ों में वो इन्वॉल्व होते थे, अचानक से चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जब चीफ जस्टिस बने, तो जस्टिस अब्दुल हसन साहब बिल्कुल कॉर्नर हुए और उन्होंने अपना बेंच कोई और बनाया। यानी कि पहले जस्टिस अतर मिनल्ला थे, फिर अतर मिनल्ला साहब के हवाले से भी ये ख्याल है कि इनके और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के आपस में इख्तलाफ हुए कुछ मामलों पर, तो अब बेंच वन में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुशर्रत हिलाली शामिल हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई जो मुझे नज़र आ रही है, जो मेरी एक रीज़न भी है, जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। तो एक तो कॉर्नर हुए ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बिल्कुल, और फिर किसी भी इंपॉर्टेंट केस में ये मौजूद नहीं होते थे, और जब से इनकी तैनाती हुई है तब से लेकर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के टाइम तक हर इंपॉर्टेंट केस के अंदर जस्टिस इजाजुल एहसन साहब मौजूद होते थे, इनके फैसले थे, पनामा से लेकर आगे जितने भी केसेस हैं। लेकिन एक तो ये हुआ कि ये कॉर्नर हुए, फिर इसका एक अमली मुजाहरा हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जिसकी लाइव प्रोसीडिंग हुई उसमें भी देखा कि जस्टिस जाजुल एहसन साहब एक तरफ से सवाल करते वकील से, और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब वकील को ही मुखातिब करते हुए उस सवाल के ऊपर सवाल करते या उसका जवाब देते, और फिर इसी तरह से जस्टिस जाजुल एहसन जो है उस वकील से मुखातिब होकर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के सवाल का जो जवाब है या उसके ऊपर एक और सवाल करते। यानी कि दोनों जजेस जो थे वो एक दूसरे को ही आर्ग्यू कर रहे थे, लेकिन मुखातिब जो था वो वकील थे। तो यहाँ से भी ये बात सामने आई कि इन दोनों के दरमियान जो इख्तलाफ है वो मौजूद है। ये लाइव प्रोसीडिंग के अंदर चीज़ें देखी गई। फिर जो एक कमेटी कायम हुई थी जो बेंचेस को तश्कील देती है, 3 रुकनी कमेटी, जिसमें चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस जाजुल एहसन थे। उस कमेटी में भी दो जजेस एक तरफ थे और एक जस्टिस जाजुल एहसन साहब जो थे वो एक तरफ थे, और चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो है चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा के बहुत ज़्यादा करीब है, जिस तरह से माजी में जस्टिस इजाजुल एहसन साहब होते थे। तो दूसरी इसकी ये थी जी कि उस कमेटी में भी आप ये समझें कि बेशक इनका वोट होता था, लेकिन अक्सरियत का जो फैसला है, फैसला फिर वही है। तो वहां पर भी इनका जो किरदार था वो ना होने के ही बराबर था। फिर इसी तरीके से एक जो सबसे बड़ी रीजन दूसरा ये कि जस्टिस जाहिर अकबर नकवी के अगेंस्ट जो कार्रवाई चल रही थी उसकी भी मुखालफत की थी जस्टिस जाजुल एहसन ने, और बाकायदा तौर पर ये लेटर उनका सामने आया था और उन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है इस अंदाज में कार्रवाई नहीं की जा सकती, और एक शिकायत की बुनियाद पर महज आप जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। रेफरेंस आए सदारती तो वो फिर अलहदा मैटर होता है, लेकिन उनकी इस राय को कोई अहमियत नहीं दी गई, और फिर भी नोटिस जारी हुए और कार्रवाई चली, और कार्रवाई ना सिर्फ यहाँ इस हद तक के इस्तीफे के बाद भी कार्रवाई चलती रही। जस्टिस जाहिर अकबर नकवी ने जब इस्तीफा दिया तो ये ख्याल किया जा रहा था कि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो जज के खिलाफ ही कौंसल में कार्रवाई हो सकती है, तो उनके इस्तीफे देने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती। लेकिन क्या हुआ कि उनके इस्तीफे के बाद भी जो कार्रवाई है वो चली। तो सेकंड जो रीजन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मुझे समझ लग रही है, वो ये है कि जस्टिस ज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ वो नहीं चाहते थे कि कार्रवाई हो, तो इसको ये भी लिया जा सकता है कि एहतजाजन जो इस्तीफा है वो भी उनका सामने आया है। तो ये दो वजूहात हैं जो कि बज़ाहिर आप कह सकते हैं कि आपको नजर आ रही हैं, और ये चीजें हुई भी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर।
लेकिन अब जो असल रीज़न है, जो सारे यहाँ पर डिस्कस भी कर रही हैं, वो ये है कि असल में जो ताकतवर हैं, जिनके हुक्म को आप कहें कि कोई टाल नहीं सकता, या अगर वो कोई चीज़ कहें कि इस तरह से होनी है तो फिर आपको उसी तरह से करनी पड़ती है। तो उन ताकतवरों वर जो थे वो ये नहीं चाहते थे कि जस्टिस इजाजुल एहसन साहब जो हैं वो हों। तो वहाँ से भी एक दबाव था, और इजाजुल एहसन साहब इस दबाव को मजीद नहीं ले सके, और उन्होंने यही बेहतर समझा कि मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। क्योंकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उनको जो मुखालफत थी या कॉर्नर था, तो जाहिर सी बात है साथ अपनों का ही होता है। तो अपने ही जजेस या चीफ जस्टिस अगर उनके साथ नहीं थे, खिलाफ था, तो फिर वहां से भी मसाइल थे। तो फिर बेहतर ही उन्होंने इसी में समझी कि इस्तीफा देकर आप जो है वो घर चले जाना चाहिए। लोगों का ख्याल है कि उन्हें खड़ा रहना चाहिए था, मैदान से भागना नहीं चाहिए था। लेकिन खैर ये तो तारीख में बाद में पता चलेगा कि उनका इस्तीफा दुरुस्त था या नहीं था। और इसमें हुआ ये भी कि सदर हाउस से भी बड़ी खबर आ चुकी है कि सदर मुमलिकत ने भी जस्टिस इजाजुल एहसन साहब का जो इस्तीफा है वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये एक और मोहर सख्त हो गई है इस चीज़ के ऊपर, या इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर, कि ताकतवर जो थे वो ये चाहते थे कि जस्टिस इजाजुल एहसन साहब इस्तीफा दे दें। उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर सदर मुमलिकत ने भी वो इस्तीफा मंजूर कर लिया। नहीं तो ये भी हो सकता था कि सदर मुमलिकत इस्तीफा मंजूर ही ना करते और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब कंटिन्यू करते। लेकिन ऐसे नहीं हुआ। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने जो इस्तीफे में रीजन दी है, वो कोई रीजन नहीं उसके अंदर लिखी। उसमें एक पैराग्राफ है छोटा सा, उन्होंने लिखा जी कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर और सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज उन्होंने जो खिदमात सर अंजाम दी हैं, ये उनके लिए बड़ा एजाज़ है। और उनकी ये ख्वाहिश है कि वो मजीद काम रखने की अब ख्वाहिश उनमें नहीं है, और वो मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं। और आइन के आर्टिकल का हवाला देते हुए उन्होंने कहा जी कि मैं फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो, तो यानी कि कल ही इस्तीफा दिया तो कल ही से वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सूरत हाल है और कुछ अहम तरीन रीजंस थी। आगे चलते हुए नाज़रीन जो खबर आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन एक बात आपको बताता चलूँ कि परेशानी है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की इस इमारत के अंदर। जस्टिस इजाजुल एहसन के मुस्ताफ़ी होने के बाद बहुत सारे जो जजेस हैं वो भी हैरान है। इवन के चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को जो आज मैंने ऑब्जर्व किया, बल्ले के निशान पर उन्होंने समात की, उस पर ये हुआ है कि वक्फा हुआ है, वक्फे के बाद दोबारा शुरू होगी। तो वो जो ख़त्म हो जाए तो फिर उस प्रोसीडिंग से भी आपको आगाह करूंगा। लेकिन जो परेशानी है वो नज़र आई है फेस से। दूसरी बड़ी खबर आपको मुस्लिम लीग नून के अंदर से बताता चलूँ। मामला ये हुआ है कि एहसन इकबाल साहब ने जो है वो आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं मुस्लिम लीग नून को ही। असल में एहसन इकबाल साहब ये चाहते थे कि दो नशिस्तों के ऊपर वो इलेक्शन लड़ें, एनए और पीपी की। और उन्होंने यही कहा जी नवाज शरीफ को कि मैं इन दोनों नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, मुझे 2 टिकट दिए जाएं। इस पर उनसे कहा गया जी कि आप एक नशिस्त के ऊपर लड़ें। और ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इस मरतबा जो टिकट तकसीम हो रहे हैं, असल में नवाज शरीफ ये तकसीम नहीं कर रहे, असल में वो ताकतवर ही हैं जो तकसीम कर रहे हैं। और इसमें आप एक एग्जांपल जो फरा गोगी के करीबी अजीज और खावर मानिका के भाई हैं गालबन, या चलें करीबी अजीज कर लें, उनको टिकट जारी की हुआ है। और उन्हीं के ऊपर ये तनकीद कितनी ज्यादा करते थे मुस्लिम लीग नून वाले। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे टिकट हैं। तो बहरहाल जाहिर सी बात है अगर नवाज शरीफ के हाथ में कुछ नहीं है तो वो फिर क्या करें। तो एहसन इकबाल साहब ने इस पर एहतजाज किया और कहा कि नहीं, मुझे 2 ही टिकट चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ और इतना भी मेरे पास इख्तियार नहीं है, तो फिर मैं नून लीग छोड़ देता हूँ और मैं मुस्ताफ़ी हो जाता हूँ। और ये जो खबर है ये एक दी है जी दानियाल अजीज साहब ने, उन्होंने ये बड़ा दावा किया है। और दानियाल अजीज साहब को भी टिकट नहीं मिला और वो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं। तो नून लीग भी इस वक्त टूट फूट का शिकार हो चुकी हुई है, उनके अंदर ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अच्छा, इस पर एहसन इकबाल की जो रीज़न है उन्होंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि वो अपने साहबजादे जो हैं वो दोनों नशिस्तों से इलेक्शन जीत कर और फिर उसके बाद क्या करना चाहते थे कि दूसरी जीती हुई नशिस्त छोड़कर उस पर अपने साहबजादे को इलेक्शन लड़ाना चाहते थे कि उसको भी पॉलिटिक्स में इन करूं। तो यहाँ पर ये चल रहा है, नून लीग की ये प्रायोरिटीज़ हैं एहसन इकबाल साहब की, कि उन्हें पाकिस्तान का तो बस नाम ही वो करते हैं जी कि पाकिस्तान के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे। असल में तो उन्होंने अपना करियर बनाना है, अपने बेटे का करियर बनाना है। तो इसलिए वो बेटे को भी इन करना चाह रहे हैं। और फिर वो कितने मुखलिस है नून लीग के साथ, इसका भी अंदाजा हो गया होगा कि वो कहते हैं जी कि मैं फिर छोड़ दूंगा नून लीग और साइड पे हो जाऊंगा और खुद मैं लड़ लूंगा इलेक्शन। और जाहिर सी बात है नून लीग को इसमें भी नुकसान था, तो मुझे 2 जो टिकट है वो दिए जाएं। तो दानियाल अजीज साहब हैं वो ये दावा कर रहे हैं। ना जाने, अच्छा इसमें ये भी बात है कि एक बंदा जब पार्टी से दूर हो जाता है, पार्टी को छोड़ देता है, तो तब उसको ये बातें याद आती हैं कि इस तरह की जो इंकशाफात हैं वो करे। बहरहाल ये जी कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।